नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग की हमारी सीरीज में आज हम चैप्टर 9 यानी लेक्स झीलों पर चर्चा करेंगे। नमस्ते। और जब हम झीलों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? नैनीताल, उदयपुर, मतलब एकदम शांत खूबसूरत जगह। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे ये हमेशा से यहीं है और हमेशा रहेंगी। लेकिन सोर्सेज को देखने पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि जियोलॉजिकली ये पृथ्वी की सतह पर सिर्फ कुछ समय के मेहमान हैं। एग्जैक्टली। और ये मेहमान भी मतलब कई अलग अलग रूपों में आते हैं, एक छोटे से तालाब से लेकर इतने विशाल कि उन्हें समुद्र का नाम दे दिया गया। ये बात सोचने का नजरिया ही बदल देती है। तो आज की चर्चा में हम झीलों के इन्हीं अलग अलग पहलुओं को समझेंगे। वो कैसे बनती हैं, उनका पानी मीठा या खारा क्यों होता है, और आखिर में जैसा आपने कहा मेहमानों की तरह उनका अंत कैसे होता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। झीलें होती क्या है और उनका स्केल क्या है? हाँ, सबसे बेसिक डेफिनेशन तो यही है कि झीलें जमीन के गड्ढों मतलब हॉलोज में जमा हुआ पानी है। लेकिन जो बात दिमाग चकरा देती है वो है इनके साइज का रेंज। सही। एक तरफ छोटे छोटे पोखर या तालाब है और दूसरी तरफ है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी, हम उसे सी कहते हैं, सागर, पर वो तो टेक्निकली एक झील है। हाँ, और उसके आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। कैस्पियन सी लगभग 750 मील लंबी है, 3215 फीट तक गहरी, और इसका कुल एरिया 1,43,550 वर्ग मील। एक मिनट, 1,43,000? ये तो पूरे मलेशिया देश से भी बड़ा एरिया है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए उसे सी कहते हैं क्योंकि उसका साइज इतना बड़ा है। पर क्योंकि वो लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ से जमीन से घिरी है, तो डेफिनेशन के हिसाब से वो एक झील ही है। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी बहुत बड़े आदमी का नाम छोटू रख दिया हो। खैर, अब सवाल ये उठता है कि अगर झीलें गड्ढों में जमा पानी है तो ये गड्ढे बनते कैसे हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं से झीलों की पूरी कहानी शुरू होती है। इन गड्ढों के बनने के पीछे कई पावरफुल जियोलॉजिकल फोर्सेस काम करती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जमीन पर पहले से गड्ढे थे और बस बारिश हुई और पानी भर गया। नहीं, सबसे आम तरीका है टेक्टोनिक फोर्सेस, मतलब पृथ्वी की सतह की प्लेटों की हलचल। अच्छा, प्लेट टेक्टोनिक्स। हाँ, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर खिंचती हैं तो बीच की जमीन धंस जाती है। इससे लंबी गहरी घाटियां बनती हैं जिन्हें रिफ्ट वैलीज कहते हैं। रिफ्ट वैलीज? और जब इन रिफ्ट वैलीज में पानी भर जाता है तो दुनिया की कुछ सबसे गहरी झीलें बनती हैं, जैसे अफ्रीका की लेक टेंगनीका। डेड सी भी इसी का एक उदाहरण है। ओह, तो डेड सी का बनना भी टेक्टोनिक एक्टिविटी का नतीजा है। हम तो उसे सिर्फ उसकी हाई सैलिनिटी के लिए जानते हैं, पर उसका बनना तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से जुड़ा है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा कारण है ग्लेशिएशन, यानी हिमनद या ग्लेशियर। ग्लेशियर वो कैसे झीलें बनाते हैं? देखिए, पुराने आइस एजेस में जब बड़े बड़े ग्लेशियर्स पहाड़ों से नीचे खिसकते थे तो वो एक विशाल बुलडोजर की तरह काम करते थे। बुलडोजर की तरह? हाँ, वो अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों और मिट्टी को खुरचते हुए ले जाते थे। इससे जमीन में गहरे गड्ढे बन गए, और जब बाद में बर्फ पिघली तो इन्हीं गड्ढों में पानी भर गया। अरे वाह। नॉर्थ अमेरिका की जो ग्रेट लेक्स हैं, लेक सुपीरियर, मिशिगन, वो सब इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब ये झीलें हजारों साल पहले गुजर चुके ग्लेशियरों की निशानी है। भारत में भी तो हिमालय में ऐसी कई झीलें होंगी। बहुत सारी। पहाड़ों में जो छोटी छोटी गोलाकार झीलें मिलती हैं, हाँ। जिन्हें टांस या सर्क लेक्स कहते हैं, जी। वो भी ग्लेशियर के कटाव से ही बनती हैं। अच्छा। और एक और तरीका है जी। ग्लेशियर जब अपने साथ लाया हुआ मलबा यानी मोरेन कहीं पर जमा कर देते हैं जी। तो उससे एक तरह का नेचुरल डैम बन जाता है। अच्छा। और उस डैम के पीछे पानी जमा होकर झील बन जाती है। अच्छा, समझ गया। तो टेक्टोनिक प्लेट्स का हिलना, ग्लेशियर का जमीन को खुरचना, और कोई बड़ा तरीका? मैंने क्रेटर लेक्स के बारे में सुना है। सही। वोल्केनिक एक्टिविटी भी एक बड़ा कारण है। जब कोई ज्वालामुखी फटता है और बाद में शांत हो जाता है तो उसका मुंह यानी क्रेटर धंस जाता है। हाँ। उससे कटोरे जैसा बड़ा गड्ढा बन जाता है जिसे कैल्डेरा कहते हैं, और जब इसमें बारिश का पानी भर जाता है तो क्रेटर लेक बनती है। इसका कोई एग्जाम्पल? इंडोनेशिया की लेक टोबा एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और भारत में महाराष्ट्र की लोनार लेक। लोनार लेक, हाँ, उसके बारे में मैंने पढ़ा है। तो ये तो हो गई बड़ी ताकतें। क्या नदियां और हवा जैसी छोटी चीजें भी झीलें बना सकती हैं? हाँ बिल्कुल।
नदियां जब मैदानी इलाकों में घूमती हुई चलती हैं, मतलब मिएंडर करती हैं, हाँ, सांपों की तरह। तो कभी-कभी वो अपना रास्ता बदल लेती हैं। उनका जो पुराना यू शेप्ड मोड़ होता है वो मुख्य धारा से कट जाता है और एक ऑक्सबो लेक बन जाता है। सही। इसी तरह रेगिस्तानों में हवा मिट्टी को उड़ाकर छोटे-छोटे गड्ढे बना देती है। जब उनमें पानी भरता है तो अस्थायी झीलें बन जाती हैं। और आखिर में एक कारण हम इंसान खुद भी हैं। हाँ, हम इंसान कैसे? बांध बनाकर डैम्स के पीछे जो बड़े-बड़े रिजर्वॉयर्स बनते हैं, जैसे भाखड़ा नांगल का गोबिंद सागर, ये सब मानव निर्मित झीलें ही तो हैं। वाह, तो मतलब इन मेहमानों के आने के कितने अलग-अलग तरीके हैं। कोई जमीन के फटने से आया, कोई बर्फ के खुरचने से, कोई ज्वालामुखी के मुंह में बना, तो किसी को हमने खुद बनाया। अब जब मेहमान आ गए हैं तो इनके स्वभाव पर बात करते हैं। कुछ इतने मीठे होते हैं और कुछ इतने खारे, ऐसा क्यों? इसका सारा राज पानी के आने और जाने के बैलेंस में छिपा है। इनफ्लो और आउटफ्लो में? एग्जैक्टली। ज्यादातर झीलें जैसे यूरोप की लेक जेनीवा या नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक्स मीठे पानी की हैं। इसकी सीधी सी वजह यह है कि उन्हें नदियों से लगातार ताज़ा पानी मिलता है और उनका पानी एक दूसरी नदी के जरिए बाहर भी निकलता रहता है। सो इट्स अ फ्लो थ्रू सिस्टम। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये उन मेहमान हैं जो एक दरवाजे से आते हैं और दूसरे दरवाजे से निकल जाते हैं। तो कमरे में कभी भीड़ नहीं होती, सब कुछ फ्रेश रहता है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। अब इसके ठीक उल्टा सोचिए। उन इलाकों में जहां बारिश कम और इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होता है, वहां एक इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम बन जाता है। इनलैंड ड्रेनेज मतलब नदियां समुद्र तक पहुंचने के बजाय एक झील में ही आकर खत्म हो जाती हैं। उनका कोई आउटलेट नहीं होता। ओह, मतलब मेहमान के आने का दरवाजा तो है पर जाने का नहीं। सारे मेहमान एक ही कमरे में जमा होते जा रहे हैं। ठीक यही होता है। नदियां जब बहती हैं तो अपने साथ चट्टानों से घुले हुए मिनरल्स और सॉल्ट्स भी लाती हैं। हाँ, ये तो होता है। जब ये पानी झील में पहुंचता है तो गर्मी के कारण पानी तो भाप यानी इवेपोरेट होकर उड़ जाता है, लेकिन वो अपने साथ लाए नमक और मिनरल्स को पीछे छोड़ जाता है। अच्छा, इतनी बढ़ जाती है कि वो खारी हो जाती है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे हम चाय का पतीला गैस पर चढ़ाकर भूल जाएं। पानी उड़ता रहेगा और चाय पत्ती चीनी नीचे जमा होकर एक गाढ़ा और कड़वा घोल बना देगी। बिल्कुल। डेड सी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसकी सैलिनिटी 250 पार्ट्स पर 1000 है। इसी तरह अमेरिका की ग्रेट सॉल्ट लेक की सैलिनिटी 220 पार्ट्स पर 1000 है। 250 पार्ट्स पर 1000। इसका मतलब है कि 1 लीटर पानी में 250 ग्राम यानी 1/4 हिस्सा तो सिर्फ नमक और मिनरल्स हैं। जी हाँ। तभी तो वहां लोग डूबते नहीं, आराम से लेटकर अखबार पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। वो पानी कम, एक गाढ़ा घोल ज्यादा है। हमारे राजस्थान की सांभर झील भी इसी इनलैंड ड्रेनेज का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। सही है। और रेगिस्तान में मौजूद ऐसी खारी झीलों को प्लायाज भी कहा जाता है। प्लायाज? ओके। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात ब्लैक सी की है। उसमें डेन्यूब और डिन्यापर जैसी कई बड़ी नदियां आकर गिरती हैं, जिससे ताजे पानी का इनफ्लो बहुत ज्यादा है। तो उसका आउटफ्लो? उसका आउटफ्लो भी है, लेकिन इनफ्लो इतना ज्यादा है कि उसकी सैलिनिटी एक सी होने के बावजूद 17 पार्ट्स पर 1000 से भी कम है, जो कि सामान्य समुद्रों से काफी कम है। तो ये पॉइंट इनफ्लो और आउटफ्लो के इंपॉर्टेंस को और मजबूत करता है। ये तो साफ है कि झील का स्वभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसका पानी बह रहा है या एक जगह रुका हुआ है। ये हमें वापस उसी शुरुआती बात पर ले आता है कि ये झीलें टेम्पररी हैं, मेहमान हैं। अगर ये बनती हैं तो खत्म भी होती होंगी। इन मेहमानों की विदाई कैसे होती है? इनकी विदाई या अंत भी उतनी ही प्राकृतिक प्रक्रिया है जितना कि उनका बनना। इसके 2 मुख्य तरीके हैं। एक है ड्रेनिंग, मतलब पानी का बह जाना, और दूसरा है सिल्टिंग अप, यानी गाद का भरना। ड्रेनिंग तो सीधा लगता है, मतलब जिस नदी से झील का पानी बाहर निकल रहा है वो धीरे धीरे अपने रास्ते को और गहरा काटती जाए और एक दिन पूरी झील को ही खाली कर दे, जैसे किसी बाथटब का पुख निकाल दिया हो। सही। समय के साथ नदी का तल झील के तल से भी नीचे चला जाता है और सारा पानी बह जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा कॉमन प्रोसेस है सिल्टिंग अप का, गाद का भरना। हाँ, जो नदियां झील में पानी ला रही हैं वो अपने साथ सिर्फ पानी नहीं बल्कि ढेर सारी मिट्टी, पत्थर और गाद यानी सिल्ट भी लाती हैं। तो हर नदी जो झील को पानी देकर जीवन दे रही है, वही नदी धीरे धीरे उसमें गाद भर के उसे मार भी रही है। ये तो बड़ा विरोधाभास है, लेकिन यही प्रकृति का चक्र है। ये गाद झील की तली में जमा होती रहती है, परत दर परत।
और हजारों लाखों सालों में? हजारों लाखों सालों में ये झील को पूरा भर देती है। धीरे धीरे झील पहले एक दलदल मतलब स्वम्प और मार्श बनती है और फिर पूरी तरह सूखकर एक समतल मैदान बन जाती है। ये सोचना भी कितना अजीब है कि आज जो खूबसूरत डल झील या वुलर झील है वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर एक दिन खत्म हो जाएगी और शायद वहां पर एक सपाट मैदान होगा। हमारी ह्यूमन परसेप्शन के लिए मानना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। इसके अलावा कम बारिश वाले इलाकों में झीलें सूखे मौसम में पानी की कमी से ही सूख जाती हैं और गर्म रेगिस्तानों में इवेपोरेशन, पर्क्यूलेशन यानी पानी का जमीन में रिसना और आउटफ्लो, ये तीनों मिलकर झीलों के जीवन को और छोटा कर देते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि झील जो हमें इतनी शांत, स्थायी और शाश्वत दिखती है, असल में एक बेहद डायनामिक और टेम्पररी ज्योग्राफिकल फीचर है। हाँ, उसका बनना, उसका स्वभाव मीठा या खारा होना और उसका खत्म हो जाना सब एक प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है। बिल्कुल। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है जो आज के एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में बहुत रेलेवेंट है। क्या? जब हम झीलों के कंजर्वेशन की, उन्हें बचाने की बात करते हैं, तो हम असल में एक प्राकृतिक प्रक्रिया यानी सिल्टिंग को धीमा या रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम उस जियोलॉजिकल क्लॉक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये हमारे प्रयासों को एक पर्सपेक्टिव देता है। सही। तो असली सवाल ये नहीं है कि झीलें खत्म हो रही हैं, क्योंकि वो तो प्राकृतिक रूप से होंगी ही। असली सवाल ये है कि क्या हमारी अपनी गतिविधियां जैसे पोल्यूशन, जंगलों की कटाई से बढ़ता सॉइल इरोजन और झीलों के किनारों पर अतिक्रमण, क्या ये सब इस प्राकृतिक मौत की प्रक्रिया को खतरनाक रूप से तेज कर रही हैं? बिल्कुल सही पॉइंट है। क्या हम एक धीमी प्राकृतिक मौत को एक तेज असामयिक हत्या में बदल रहे हैं? बिल्कुल। हम सिर्फ जियोलॉजी से नहीं लड़ रहे हैं, हम अक्सर अपने ही कामों के परिणामों से लड़ रहे हैं जिन्होंने इस जियोलॉजिकल क्लॉक को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। ये गहरा विरोधाभास है जिसके साथ आज के प्लानर्स और एनवायरमेंटलिस्ट को जूझना पड़ता है। ये वाकई एक गहरा विरोधाभास है और शायद इसी विरोधाभास पर हम आज की चर्चा को रोकते हैं ताकि श्रोता इस पर सोच सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम झीलों यानी लेक्स के बनने और उनकी उत्पत्ति पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब ये बनती कैसे हैं? ये जानना इसलिए दिलचस्प है क्योंकि हर झील की अपनी एक कहानी होती है, एक ओरिजिन स्टोरी। बिल्कुल। और ये कहानियां सिर्फ पानी और पहाड़ों की नहीं है, ये तो पृथ्वी की उन जबरदस्त ताकतों की हैं जो महाद्वीपों को हिला देती हैं। एक तरह का जियोलॉजिकल ड्रामा है ये। हाँ, तो हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनके हिसाब से झीलों को उनके बनने के तरीके पर क्लासिफाई किया जा सकता है और कुछ मामलों में एक झील के बनने के पीछे एक से ज्यादा कारण भी हो सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं सबसे दमदार वजह से, पृथ्वी की अपनी हलचल से बनी झीलें यानी लेक्स फॉर्म्ड बाय अर्थ मूवमेंट। हाँ, ये सबसे बुनियादी कैटेगरी है। मतलब इससे पहले कि ग्लेशियर आए या ज्वालामुखी फटें या इंसान बांध बनाए, जमीन खुद ही अपने आप को मोड़कर तोड़कर झीलों के लिए जगह बनाती है। तो अर्थ मूवमेंट में सबसे पहले आते हैं टेक्टोनिक लेक्स। ये टेक्टोनिक शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है पृथ्वी की ऊपरी परत जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, उसका बड़े पैमाने पर मुड़ना मतलब वॉर्पिंग या धंसना, सैगिंग या टूटना। आप कल्पना कीजिए कि जमीन की विशाल प्लेट्स जिन पर हमारे महाद्वीप टिके हैं वो लगातार एक दूसरे को धकेल रही हैं। तो इस जबरदस्त दबाव की वजह से सतह पर बड़े बड़े गड्ढे या डिप्रेशंस बन जाते हैं। अच्छा, मतलब जैसे किसी ने स्टील की एक बड़ी सी थाली को दोनों तरफ से दबाया हो और वो बीच में से थोड़ी पिचक गई हो, या फिर जैसे घर में कभी कभी जमीन का फर्श थोड़ा बैठ जाता है, वैसा ही कुछ, लेकिन हजारों किलोमीटर के स्केल पर। एकदम सही एनालॉजी है। पृथ्वी की क्रस्ट कोई एक ठोस सपाट चीज नहीं है, ये अलग अलग टुकड़ों में बनती है और लगातार दबाव में रहती है। जब ये दबाव बदलता है तो कहीं जमीन ऊपर उठ जाती है, पहाड़ बन जाते हैं, और कहीं नीचे धंस जाती है जहां बेसिन बन जाते हैं। और इन्हीं बड़े बड़े बेसिन में जब पानी जमा होता है तब एक टेक्टोनिक लेक तैयार होती है। चलिए कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं, क्योंकि यहीं पर बात असल में हैरान करने वाली हो जाती है। पहला नाम है लेक टीटिका, जो साउथ अमेरिका के एंडीज पहाड़ों में है।
इसकी सबसे खास बात है इसकी ऊंचाई, समुद्र तल से 12,500 फीट ऊपर। हाँ, और इस ऊंचाई को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए सोचिए, ये हमारे लेह लद्दाख से भी कहीं ज्यादा ऊंचाई पर है। जब हम खारदुंग ला जैसी जगहों पर जाते हैं तो सांस लेने में मुश्किल होती है। अब कल्पना कीजिए कि उससे भी ऊंचाई पर एक विशाल झील मौजूद है। अरे वाह! ये एक इंटरमॉन्टेन प्लेटो पर बनी है, यानी दो बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक ऊंचे पठार पर। ये टेक्टोनिक फोर्सेस का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऊपर उठ गया और बीच में एक गहरा बेसिन बन गया। मतलब पहाड़ों के बीच में एक पठार और उस पठार के ऊपर एक झील। कमाल की ज्योग्राफी है तो। लेकिन एक सवाल है, ये प्रक्रिया तो बहुत धीमी रही होगी, मतलब लाखों साल लगे होंगे। बिल्कुल, ये प्रक्रिया बेहद धीमी होती है। हम इसे अपनी जिंदगी में महसूस भी नहीं कर सकते। ये कुछ सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से होता है, लेकिन जब यही प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती है तो हिमालय और एंडीज जैसे पहाड़ और टिटिकाका जैसी झीलें बनती हैं। और दूसरा उदाहरण तो और भी जबरदस्त है, द कैस्पियन सी। इसके नाम में सी यानी समुद्र है, पर असल में ये एक झील है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी झील। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इसका एरिया लगभग 1,43,550 स्क्वायर माइल्स है। ये आंकड़ा शायद उतना इम्पैक्ट ना करे, लेकिन इसे ऐसे समझिए कि ये अपने सबसे करीबी मुकाबले वाली झील उत्तरी अमेरिका की लेक सुपीरियर से लगभग 5 गुना बड़ी है। 5 गुना? हाँ, और अगर भारत के हिसाब से सोचें तो ये लगभग पूरे महाराष्ट्र राज्य के बराबर है। सोचिए, एक झील जो एक पूरे राज्य जितनी बड़ी हो। एक मिनट, एक झील जिसमें पूरा महाराष्ट्र समा जाए? इसका मतलब तो ये हुआ कि इसका असर वहाँ के मौसम, इकोनॉमी और आसपास के देशों की राजनीति पर भी एक समुद्र जैसा ही पड़ता होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वजह है कि इसे सी कहते हैं। इसका अपना मौसम है, अपनी लहरें हैं, और ये कई देशों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक एसेट है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। टिटिकाका तो जमीन के ऊपर उठने से बनी, पर कैस्पियन सी की सतह तो समुद्र तल से भी नीचे है। हाँ, ये मेरे दिमाग में भी आ रहा था। ये कैसे हुआ? कैस्पियन सी का बनना टेक्टोनिक सैगिंग का नतीजा है। मतलब जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा धीरे धीरे लाखों सालों में ऊपर उठने के बजाय नीचे की ओर धंसता चला गया। ये एक विशाल कटोरे की तरह बन गया, जिसमें वोल्गा जैसी कई बड़ी नदियों ने पानी भरना शुरू कर दिया। तो टिटिकाका अपलिफ्ट का उदाहरण है और कैस्पियन सी सबसिडेंस यानी धंसने का। दोनों ही टेक्टोनिक फोर्सेस के दो अलग अलग चेहरे हैं। तो जमीन का धीरे धीरे मुड़कर या धंसकर झील बनाना समझ आता है, लेकिन आपने शुरू में टूटना, फ्रैक्चरिंग शब्द का भी इस्तेमाल किया था। जब जमीन टूटती है तब क्या होता है? वो कहानी तो और भी नाटकीय होगी। हाँ, वो कहानी और भी ज्यादा ड्रामेटिक है, और उससे बनती हैं रिफ्ट वैली लेक्स। ये फॉल्टिंग की वजह से बनती हैं। फॉल्टिंग का मतलब है जमीन में दरारें पड़ना। जब जमीन पर तनाव इतना बढ़ जाता है कि वो मुड़ने के बजाय टूट ही जाती है, तो उसे फॉल्ट कहते हैं। और रिफ्ट वैली कैसे बनती है? अब कल्पना कीजिए कि ज़मीन में दो समानांतर दरारें पड़ें और उनके बीच की जमीन का एक लंबा हिस्सा नीचे धंस जाए। जैसे ब्रेड की एक स्लाइस को बीच से दबाकर नीचे कर दिया हो और किनारे अपनी जगह पर हों। इससे एक गहरी, संकरी और लंबी घाटी बनती है। इसी को रिफ्ट वैली कहते हैं। जब इस गहरी खाई में पानी भर जाता है तो बनती है एक रिफ्ट वैली लेक। जो डायग्राम हमारे सोर्स में है वो इसे बहुत अच्छे से दिखाता है। तो इनकी खासियत क्या होती है? इनकी खासियत होती है कि ये बहुत गहरी, लंबी और संकरी होती हैं। और इनकी एक और हैरान करने वाली बात यह है कि इनकी सतह मतलब फ्लोर अक्सर समुद्र तल से भी नीचे होती है। एक मिनट, मतलब झील का तल समुद्र के लेवल से भी नीचे? ये कैसे संभव है? क्योंकि जमीन का वो टुकड़ा बहुत ज्यादा गहराई तक धंस जाता है। मान लीजिए समुद्र का लेवल 0 पर है। अगर जमीन का एक ब्लॉक टूटकर 4000 फीट नीचे चला जाए और फिर उसमें 2000 फीट पानी भर भी जाए, तो भी झील का तल समुद्र के लेवल से 2000 फीट नीचे ही रहेगा। ये दिखाता है कि फॉल्टिंग कितनी जबरदस्त ताकत है। इसका सबसे बड़ा और मशहूर उदाहरण शायद ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है। बिल्कुल, ये कोई छोटी मोटी घाटी नहीं है। ये जाम्बिया से शुरू होकर मलावी, तंजानिया, केन्या, इथोपिया से होते हुए रेड सी के साथ साथ इजराइल और जॉर्डन तक फैली है। कुल 3000 मील की दूरी। 3000 मील!
ये तो दिल्ली से कन्याकुमारी की दूरी के बराबर हो गया। और कहा जाता है कि यहाँ अफ्रीकी महाद्वीप धीरे धीरे 2 हिस्सों में टूट रहा है। हाँ, वैज्ञानिक यही मानते हैं। ये टूटने की प्रक्रिया आज भी जारी है और इसी प्रक्रिया में ये विशाल दरार घाटी बनी है। और इसी एक अकेली घाटी के सिस्टम में दुनिया की कुछ सबसे मशहूर और गहरी झीलें हैं, जैसे लेक टंगानिका। लेक टंगानिका, इसके बारे में हमारे सोर्सेज में लिखा है कि ये 4700 फीट गहरी है। ये दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है। इसकी गहराई का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अगर मुंबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग, जो करीब 1000 फीट की है, उसे इसमें डुबोया जाए तो ऐसी 4-5 बिल्डिंग एक के ऊपर एक आ जाएंगी, तब जाकर वो पानी की सतह तक पहुंचेगी। बाप रे, 4700 फीट! ये तो सोचना भी मुश्किल है। और इसी वैली में लेक मलावी, रुडोल्फ, एडवर्ड, एल्बर्ट जैसी कई और झीलें भी हैं। मतलब ये पूरा इलाका ऐसी ही गहरी लंबी झीलों से भरा हुआ है। और फिर एक नाम आता है जो सबने सुना है, द डेड सी। और इस प्रक्रिया का सबसे एक्सट्रीम नतीजा है डेड सी। ये इसी रिफ्ट वाली सिस्टम का हिस्सा है जो अफ्रीका से आगे बढ़कर मिडिल ईस्ट तक जाता है। और जैसा हमारे सोर्सेज बताते हैं, ये दुनिया की सबसे निचली, लोएस्ट झील है। इसकी सतह ही समुद्र तल से 1286 फीट नीचे है। सतह ही समुद्र तल से नीचे? मतलब अगर कोई डेड सी के किनारे खड़ा है तो वो समुद्र के लेवल से भी लगभग 13 मंजिला इमारत जितना नीचे खड़ा है। तो इसका मतलब इसकी गहराई, इसका निचलापन और इसकी खारी प्रकृति सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, यहां जमीन का एक ब्लॉक इतना ज्यादा नीचे धंस गया है कि वहां बनी झील का पानी का लेवल भी समुद्र से बहुत नीचे है। और क्योंकि ये इतनी नीची और गर्म जगह पर है, यहां इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होता है। पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन नमक और मिनरल्स पीछे रह जाते हैं। लाखों सालों से यही प्रक्रिया चलने की वजह से इसके पानी में नमक इतना बढ़ गया है कि इसमें कोई जलीय जीवन नहीं पनप सकता, और इसीलिए इसे डेड सी कहते हैं। तो ये थी पृथ्वी की अपनी हलचल से बनने वाली झीलें। कुछ दुनिया में सबसे ऊंची जैसे लेक टिटिकाका, कुछ सबसे बड़ी जैसे कैस्पियन सी, कुछ सबसे गहरी जैसे लेक टैंगेनिका, और कुछ सबसे निचली जैसे द डेड सी। ये सब एक ही फंडामेंटल फोर्स का नतीजा है, अर्थ मूवमेंट। और ये दिखाता है कि हमारा प्लैनेट कितना डायनामिक है। हाँ, ये जमीन जिसे हम ठोस और स्थिर मानते हैं, वो असल में लगातार बदल रही है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली आज भी हर साल कुछ मिलीमीटर चौड़ी हो रही है। शायद करोड़ों साल बाद वहां अफ्रीका 2 हिस्सों में टूट जाएगा और एक नया महासागर बन जाएगा। ये झीलें उसी महान बदलाव की शुरुआती गवाह हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं उन झीलों पर जिन्हें ग्लेशियर्स बनाते हैं। ग्लेशिएशन से बनी झीलें। हाँ बिल्कुल। जब हम ग्लेशियर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बस बर्फ की एक विशाल धीरे धीरे खिसकती नदी आती है। एक बर्फीला बुलडोजर। हाँ, एक बर्फीला बुलडोजर। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जब ये बुलडोजर पहाड़ों और मैदानों से गुजरता है तो वो सिर्फ तोड़फोड़ नहीं करता, वो तो एक कलाकार की तरह जमीन को तराशता है। सही कहा। और ये कोई मामूली तालाब नहीं होते। हर झील एक तरह से ग्लेशियर की एक अलग कलाकृति है, एक अलग टेक्निक का नतीजा है। अच्छा? कुछ को उसने बहुत बारीकी से तराशा है, कुछ को अपने बचे कुचे सामान से बना दिया, और कुछ तो बस उसके विशालकाय वजन के निशान है। तो आज हम ग्लेशियर की इसी आर्ट गैलरी में घूमेंगे। चलिए फिर। तो इस आर्ट गैलरी की सबसे ऊंची और शायद सबसे खूबसूरत कलाकृति से शुरू करते हैं। सर्क लेक्स, जिन्हें टांस भी कहते हैं। हाँ। इनकी लोकेशन ही कमाल की है, पहाड़ों में, घाटियों के बिल्कुल ऊपरी सिरों पर। और इनकी शेप, हमारे सोर्स में इसे आर्म चेयर जैसा बताया गया है। हाँ, आर्म चेयर। ये कल्पना करना ही कितना मजेदार है ना? जैसे किसी विशालकाय दैत्य ने पहाड़ पर आराम करने के लिए अपनी कुर्सी बनाई हो और उसके बैठने से वो गड्ढा बन गया हो। इन गड्ढों को सर्क या कोरीज कहते हैं। पर ये दैत्य की कुर्सी बनती कैसे है? वो प्रक्रिया बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ ग्लेशियर के वजन का कमाल नहीं है। अच्छा। तो होता क्या है कि ग्लेशियर जब घाटी से नीचे खिसकना शुरू करता है तो वो अपने उद्गम स्थल पर चट्टानों को 2 तरीकों से तोड़ता है, प्लकिंग और एब्रेजन। प्लकिंग मतलब उखाड़ना। हाँ बिल्कुल। ग्लेशियर के नीचे का पानी चट्टानों की दरारों में घुसकर जम जाता है। जब बर्फ फैलती है तो वो चट्टान के टुकड़ों को उखाड़ लेती है, और एब्रेजन में ग्लेशियर अपने साथ लाए कंकड़ पत्थरों से सतह को रेगमाल की तरह घिसता है। अच्छा, तो ये दोनों प्रक्रियाएं मिलकर उस जगह को लगातार गहरा और चौड़ा करती रहती हैं, जिससे वो आर्म चेयर का आकार ले लेती है।
मतलब ये एक बहुत ही स्लो और मेथोडिकल नक्काशी है, हजारों साल तक एक ही जगह पर घिसाई और तोड़फोड़। बिल्कुल। और जब ग्लेशियर पिघल जाता है तो वो अपनी तराशी हुई कुर्सी में पानी छोड़ जाता है। हमारे पास इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट की रेड टार्न झील का एक क्लासिक उदाहरण है। और ये जो तस्वीर है वेस्टमोरलैंड की ब्लिया वाटर झील, ये तो बिल्कुल परफेक्ट कटोरी जैसी दिख रही है पहाड़ के ऊपर। हाँ, ये ग्लेशियर की सबसे फाइन कार्विंग का नमूना है। लेकिन जब यही ग्लेशियर अपनी छेनी हथौड़ी छोड़कर एक बड़ा औजार उठा ले और पूरी की पूरी घाटी को तराशने लगे, तब बनती हैं रिबन लेक्स। अच्छा, तो सर्क लेक पहाड़ के सिर पर एक कटोरी की तरह है। लेकिन अगर ग्लेशियर पूरी घाटी को ही तराश दे तो क्या होता है? यहीं पर रिबन लेक्स की बात आती है ना? बिल्कुल, जब ग्लेशियर पूरी घाटी से गुजरता है तो वो उसे यू शेप की बना देता है, जिसे ग्लेशियर ट्रफ कहते हैं। लेकिन घाटी का फर्श हमेशा एक जैसी चट्टानों से नहीं बना होता। कहीं चट्टानें सख्त होती हैं और कहीं नरम। ग्लेशियर क्या करता है कि वो नरम चट्टानों को ज्यादा आसानी से और ज्यादा गहरा खोद देता है। अच्छा, तो वो कमजोर हिस्से को ज्यादा खोदता है। सही। इससे घाटी के फर्श में लंबे लंबे गड्ढे या बेसिन्स बन जाते हैं। बाद में जब ग्लेशियर पिघलता है तो इन्हीं गड्ढों में पानी भर जाता है और बनती हैं लंबी, पतली और गहरी झीलें, जैसे किसी ने घाटी में एक नीला रिबन बिछा दिया हो। वाह, लेक उल्स वाटर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जैसा हमारे सोर्स में लिखा है। हाँ बिल्कुल। तो एक तरफ पहाड़ के शिखर पर की गई सटीक नक्काशी और दूसरी तरफ पूरी घाटी में की गई गहरी खुदाई। ये तो ग्लेशियर के दो अलग-अलग मूड्स को दिखाता है। बिल्कुल। और अब हम उसके तीसरे मूड पर आते हैं, जब वो कलाकार अपना काम समेट कर जा रहा होता है और थोड़ी गंदगी फैला देता है। ठीक है, अब आते हैं केटल लेक्स पर। ये नाम ही बड़ा अजीब है, केतली जैसी झीलें, इसका क्या मतलब हुआ? सोर्स कहता है कि ये तब बनती हैं जब पिघलते हुए ग्लेशियर के बड़े-बड़े बर्फ के टुकड़े पीछे छोड़ जाते हैं। जैसे पार्टी खत्म हो गई पर बर्फ के कुछ बड़े-बड़े ब्लॉक्स वहीं पड़े रह गए। आपकी एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। जब ग्लेशियर पीछे हट रहा होता है तो वो बहुत सारा मलबा और बर्फ के विशाल टुकड़े छोड़ जाता है। फिर ग्लेशियर के पिघलने से जो पानी बहता है वो अपने साथ रेत, बजरी और मिट्टी लाता है। इसे ही आउटवॉश कहते हैं, क्योंकि ये मलबा ग्लेशियर से धुलकर आगे जमा होता है। इसी आउटवॉश में वो बर्फ के ब्लॉक दब जाते हैं। ओह, तो वो मलबे के नीचे दब जाते हैं? हाँ, हजारों सालों तक वो दबे रहते हैं और फिर धीरे धीरे पिघल जाते हैं। जब बर्फ पिघलती है तो उसकी जगह एक गड्ढा बन जाता है, जिसे केटल कहते हैं, और इसमें पानी भरने से केटल लेक बन जाती है। अरे वाह, ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे सड़क बनाते समय कोई बड़ा पत्थर छूट गया हो और उसके चारों तरफ तारकोल डाल दिया गया हो। बाद में पत्थर हटाया तो गड्ढा रह गया। क्या बात है, बहुत अच्छा एनालॉजी है। और फर्क बस स्केल का है। आपका पत्थर कुछ किलो का होगा, जबकि ग्लेशियर के छोड़े हुए बर्फ के ब्लॉक्स कई मंजिला इमारतों जितने बड़े हो सकते थे। सच में? हाँ, और यही वजह है कि ये झीलें इतनी बड़ी बन पाती हैं। ये अक्सर इर्रेगुलर शेप की होती हैं, क्योंकि इनकी शक्ल उस बर्फ के ब्लॉक पर निर्भर करती है जो वहां छूट गया था। इंग्लैंड के शॉर्पशायर के मेयर्स और स्कॉटलैंड के ओर्कने की केटल झीलें इसके अच्छे उदाहरण हैं। तो ये केटल लेक एक तरह से ग्लेशियर के आखिरी पलों की तस्वीरें हैं। ये किसी बड़े प्लान्ड एक्शन का नतीजा नहीं है, बल्कि एक विशाल बर्फीले युग के खत्म होने के बाद बचे खुचे निशानों से बनी है। बिल्कुल, ये ग्लेशिएशन के आखिरी दौर की निशानियां हैं। लेकिन जब ग्लेशियर पीछे नहीं हट रहा होता, बल्कि अपनी पूरी ताकत में होता है, तब वो जो करता है वो इन सब से कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर होता है। अगला प्रकार है रॉक हॉलो लेक्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये चट्टानों में बने गड्ढों से बनती हैं। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, आइस स्काउरिंग। मतलब बर्फ ने जमीन को रगड़ रगड़ कर उसमें गड्ढे बना दिए। जैसे बर्तन मांजते समय जूने से निशान पड़ जाते हैं, बस यहाँ जूना कई किलोमीटर मोटा ग्लेशियर है और बर्तन पूरी जमीन है। यहाँ बिगर पिक्चर ये है कि ये काम कोई छोटा मोटा वैली ग्लेशियर नहीं, बल्कि विशाल आइस शीट्स करती हैं, जो पूरे के पूरे महाद्वीप पर फैली होती हैं। ओहो! अपने बेहिसाब वजन और बहाव से वो सतह की चट्टानों को खुरचकर उनमें गड्ढे बना देती हैं। ये उन जगहों पर ज्यादा होता है जहां जमीन की चट्टानें पहले से ही कमजोर या जॉइंट्स वाली होती हैं। बर्फ उन कमजोर हिस्सों को ज्यादा आसानी से उखाड़ फेंकती है। और जब ये आइस स्काउरिंग एक पूरी कॉन्टिनेंटल आइस शीट करती है, तो नतीजे तो हैरान करने वाले होते होंगे। हैरान करने वाले से भी ज्यादा।
एक देश है जिसकी पूरी पहचान, यहाँ तक कि उसका नाम भी इसी प्रक्रिया से तय हुआ है। हम बात कर रहे हैं फिनलैंड की। फिनलैंड? हाँ, वहाँ ग्लेशियल झीलें इतनी ज्यादा हैं कि फिनलैंड के लोग अपने देश को स्वियोमी कहते हैं, जिसका मतलब है झीलों की भूमि, द लैंड ऑफ लेक्स। कमाल है। और आंकड़ा तो और भी हैरान करने वाला है। कहते हैं कि फिनलैंड में 35,000 से ज्यादा ग्लेशियल झीलें हैं। बिल्कुल। 35,000? ये तो कल्पना से भी परे है। मतलब आप कहीं भी जाएं, आपको एक झील दिखी जाएगी। एक पूरा देश जिसका भूगोल ही बर्फ ने तय कर दिया। सही कहा, ये ग्लेशियर की ब्रूट फोर्स का सबसे बड़ा सबूत है। ये छोटे छोटे गड्ढों से लेकर बहुत बड़ी झीलों तक हो सकती हैं, जो पूरे लैंडस्केप पर फैली हुई हैं। तो अभी तक हमने देखा कि ग्लेशियर कैसे जमीन को खोद के और खुरच के गड्ढे बनाता है। लेकिन ग्लेशियर का एक और हुनर है, वो सिर्फ तोड़ता नहीं बल्कि बनाता भी है। हाँ, ये ग्लेशियर का एक और रूप है, जहां वो एक डिस्ट्रॉयर नहीं बल्कि एक कंस्ट्रक्टर है। और इसी से जन्म होता है उन झीलों का जो एक तरह के कुदरती बांध के पीछे बनती हैं। इन्हें मोरेनिक डैमिंग से बनी झील कहा जाता है। तो ये मोरेन क्या बला है? मेरे जहन में तो बस ग्लेशियर का छोड़ा हुआ मलबा, यानी पत्थर और मिट्टी का ढेर आ रहा है। हाँ, शुरुआत वहीं से होती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ढेर बेतरतीब नहीं होता। ग्लेशियर्स मलबे को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से जमा करता है। अच्छा। तो जब ग्लेशियर पिघलता है तो ये सारा मलबा वहीं छोड़ लेता है। अगर ये मलबा किसी घाटी के आर पार एक दीवार की तरह जमा हो जाए तो वो एक प्राकृतिक बांध का काम करता है। ये बांध ग्लेशियर के किनारों पर बन सकते हैं, जिन्हें लैटरल मोरेन्स कहते हैं, या उसके आखिरी सिरे पर, जिन्हें टर्मिनल मोरेन्स कहते हैं। टर्मिनल मोरेन? हाँ, टर्मिनल मोरेन तब बनता है जब ग्लेशियर एक जगह पर काफी समय तक स्थिर रहता है और अपने मुहाने पर मलबा जमा करता रहता है। अरे, ये तो अपने यहाँ मॉनसून में जाम हुई नाली जैसा ही है ना? जैसे कूड़ा कचरा फंसकर पानी को रोक लेता है। बस यहाँ नाली की जगह एक पूरी घाटी है और कचरे की जगह हजारों टन चट्टाने और मिट्टी है। बिल्कुल, ये एनालॉजी एकदम सही है। और सोचने वाली बात यह है कि प्रकृति का ये जाम इतना मजबूत और विशाल हो सकता है कि ये हजारों सालों तक टिका रहता है। वाह! इसका एक क्लासिक उदाहरण इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट की लेक विंडमियर है। वहां एक ग्लेशियर के पिघलने के बाद उसके छोड़े हुए टर्मिनल मोरेन ने पानी को रोक लिया और इंग्लैंड की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील बन गई। एक बांध बनाना तो एक बात हुई, लेकिन सोचिए जब ग्लेशियर अपने मलबे से पूरे के पूरे लैंडस्केप पर एक पैटर्न बना दे। हमारे सोर्स में आखिर में उन झीलों का जिक्र है जो ग्लेशियल ड्रिफ्ट्स के जमाओं से बनती हैं। हाँ, खासकर मैदानी इलाकों में। एक मिनट, यहाँ ड्रमलिन और बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ये सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है। अंडे की टोकरी का झीलों से क्या लेना देना है? हाँ, ये सुनने में जितना अजीब है, देखने में उतना ही फैसिनेटिंग है। ड्रमलिंग ग्लेशियर के मलबे से बनी लंबी अंडाकार पहाड़ियां होती हैं। ओके। जब ग्लेशियर किसी मैदानी इलाके से गुजरता है तो वो अपने नीचे मलबे को एक खास आकार में जमा कर देता है, जो एक उल्टी चम्मच या अंडे जैसा दिखता है। अच्छा। और जब किसी इलाके में ऐसी सैकड़ों हजारों पहाड़ियां एक साथ होती हैं तो वो दूर से ऐसा लगता है जैसे किसी ने टोकरी में बहुत सारे अंडे रख दिए हों। इसीलिए इसे बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी कहते हैं। अच्छा, तो झीलें कहाँ हैं इसमें, अंडों के बीच में? बिल्कुल, इन ड्रमलिन्स के बीच की जमीन नीची रह जाती है और वहां ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब होता है। पानी आसानी से निकल नहीं पाता। इस वजह से इन नीची जगहों पर पानी जमा हो जाता है और ये अक्सर दलदली वाटर लॉक्ड हो जाती हैं, जिससे छोटी छोटी उथली झीलें या तालाब बन जाते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण नॉर्डर्न आइलैंड की काउंटी डाउन की झीलें हैं। तो यहाँ झीलें किसी एक बड़े एक्शन जैसे गड्ढा खोदने या बांध बनाने से नहीं, बल्कि पूरे लैंडस्केप के ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से बन रही हैं। ये तो एक बाय प्रोडक्ट है पूरे तरह का। सही पकड़ा आपने। ग्लेशियर का इरादा झीलें बनाना नहीं था, वो तो बस एक पैटर्न बना रहा था और झीलें अपने आप बन गई। ये दिखाता है कि ग्लेशियर सिर्फ एक जगह पर काम नहीं करता, बल्कि वो पूरे के पूरे लैंडस्केप को ही बदल सकता है। तो ये थी ग्लेशियर की आर्ट गैलरी। सर्क लेक की सटीक नक्काशी से लेकर केटल लेक के छोड़े हुए निशानों तक, रॉक हॉलो लेक्स में उसकी बेहिसाब ताकत से लेकर मोरेन झीलों में उसकी निर्माण कला तक, हर झील एक अलग कहानी कहती है। हाँ, और ये सब हमें याद दिलाता है कि जिस जमीन पर हम रहते हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। प्रकृति ने इसे करोड़ों सालों में तराशा है। इन झीलों को देखना मतलब समय में पीछे झांकने जैसा है। पर यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि ये झीलें हमें हजारों साल पुराने आइस एज की कहानी तो सुनाती हैं,
लेकिन आज जब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो सोचना ये है कि आज के पिघलते ग्लेशियर भविष्य के लिए कौन सी नई झीलें बना रहे हैं और वो हमारे लिए क्या मायने रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम ज्वालामुखीय गतिविधि यानी वोल्केनिक एक्टिविटी से बनी झीलों पर चर्चा करेंगे। यार ये टॉपिक कितना कमाल का है। जब भी हम ज्वालामुखी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बस तबाही, लावा और धुआं आता है, मतलब एकदम डिस्ट्रक्शन वाला सीन। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये सोचना कितना फैसिनेटिंग है कि वही विनाशकारी शक्ति कुछ इतना शांत और सुंदर भी बना सकती है, जैसे एक झील। बिल्कुल, ये प्रकृति का एक बेहतरीन पैराडॉक्स है। और दिलचस्प बात यह है कि ज्वालामुखी सिर्फ एक ही तरीके से झीलें नहीं बनाते। हम सबके दिमाग में वो एक क्लासिक इमेज होती है कि ज्वालामुखी का मुंह फट गया और उसमें पानी भर गया। हाँ वही। लेकिन असल में इसके पीछे कई अलग अलग प्रोसेसेस हैं और हर प्रोसेस एक अलग तरह की झील बनाता है। अच्छा, तो फिर अनपैक करते हैं इसको। सबसे पहले सबसे ऑब्वियस वाले से शुरू करते हैं ना, क्रेटर और काल्डेरा झीलें। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो झीलें हैं जो ज्वालामुखी के क्रेटर में बनती हैं। मतलब एक जोरदार धमाका हुआ, ज्वालामुखी का ऊपरी हिस्सा उड़ गया और एक बड़ा सा कटोरे जैसा गड्ढा, जिसे क्रेटर कहते हैं, पीछे रह गया। हाँ, और कभी-कभी ये क्रेटर सबसिडेंस की वजह से, यानी जमीन के नीचे धंसने से और भी बड़ा हो जाता है। तब उसे क्रेटर नहीं बल्कि काल्डेरा कहते हैं। ओहो, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। ये सिर्फ धमाके से नहीं बनता, बल्कि जमीन के कोलैप्स होने से बनता है, जो इसे और भी विशाल बना देता है। अरे वाह, मतलब स्केल का फर्क है। हमारे पास जो एक डायग्राम है उसमें भी यही दिखाया गया है। एक डोरमेंट या एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी, मतलब जो अब शांत हो चुका है, और उसके ठीक बीच में एक सुंदर सी झील। सही। ये डिप्रेशन आमतौर पर बहुत गहरे होते हैं, जिनके किनारे खड़ी चट्टानों जैसे होते हैं, स्टीप क्लिफ्स, और आकार में लगभग गोल। और सबसे जरूरी बात, इनका कोई सतही निकास, मतलब सुपरफिशियल आउटलेट नहीं होता। मतलब पानी बाहर नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। इनमें पानी सिर्फ बारिश से इकट्ठा होता है। सोचिए, हजारों साल की बारिश एक विशाल प्राकृतिक स्विमिंग पूल बना देती है। दुनिया में इसके कुछ बहुत मशहूर उदाहरण भी हैं, जैसे अमेरिका के ओरेगन में क्रेटर लेक। नाम से तो लगता है कि ये एक क्रेटर में होगी, लेकिन यहाँ एक मजेदार तथ्य है। क्या? वो असल में एक कल्डेरा है। अच्छा। उसका आकार इतना बड़ा है कि वो सिर्फ एक धमाके से नहीं बन सकता था। ये दिखाता है कि ये जियोलॉजिकल इवेंट्स कितने बड़े पैमाने पर होते हैं। इसके अलावा उत्तरी सुमात्रा में लेक टोबा और नेपल्स के पास लेक एवर्निस भी इसी तरह की झीलों के बेहतरीन उदाहरण हैं। ठीक है, ये तो हुआ ज्वालामुखी के मुंह में बनी झील। अब दूसरे तरीके पे आते हैं, जो मुझे बड़ा नाटकीय लगता है, लावा से अवरुद्ध झीलें, लावा ब्लॉक्ड लेक्स। हाँ, इसमें ज्वालामुखी का सीधा रोल नहीं होता, बल्कि उसके लावा का होता है। कल्पना कीजिए कि किसी घाटी में एक नदी शांति से बह रही है। तभी ज्वालामुखी से लावा की एक धारा, अ स्ट्रीम ऑफ लावा, निकलती है और उस घाटी में बहने लगती है। और वो लावा नदी के रास्ते में आ जाता है, जैसे कोई ट्रैफिक जैम लग गया हो। एकदम लावा ठंडा होकर जम जाता है, पत्थर बन जाता है और एक प्राकृतिक बांध, मतलब एक नेचुरल डैम की तरह काम करता है। बिल्कुल। और नदी का पानी रुक जाता है और बांध के पीछे इकट्ठा होकर एक झील बना लेता है। एकदम सही। इसका एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण सी ऑफ गैलीली है। जॉर्डन नदी की घाटी को एक लावा प्रवाह ने ब्लॉक कर दिया था, जिससे ये झील बनी। अच्छा। ये एक अंतर्देशीय झील है, इनलैंड लेक, और इसका आकार अक्सर गोल क्रेटर झीलों के बजाय लंबा होता है, इलॉन्गेटेड। हाँ, जाहिर है, क्योंकि वो पूरी घाटी में फैल जाती होगी। हाँ बिल्कुल। अब एक तीसरा प्रकार है जो शायद कम नाटकीय है लेकिन उतना ही दिलचस्प है। ये ज्वालामुखी भूमि की सतह के धंसने, सबसाइडेंस से बनती हैं। ये कैसे होता है? इसे ऐसे समझिए कि कभी-कभी लावा का प्रवाह ऊपर से तो ठंडा और ठोस हो जाता है, लेकिन अंदर लावा बहता रहता है और खाली जगह छोड़ देता है। इसे मतलब एक खोखली लावा ट्यूब या परत बन जाती है, जैसे कोई सुरंग बन गई हो। बिल्कुल। और समय के साथ जब उस खोखली परत की छत कमजोर होकर ढह जाती है, कोलैप्स कर जाती है, तो ऊपर की जमीन नीचे धंस जाती है। अरे! इस धसाव से एक चौड़ा लेकिन उथला, वाइड एंड शैलो गड्ढा बन जाता है। और फिर कहानी वही, बारिश का पानी उसमें भर जाता है और झील बन जाती है। हाँ, ये तो वैसा ही कुछ है जैसे शहर में कभी-कभी सड़क धंस जाती है, बस ये नेचुरल स्केल पे है। हाँ, और क्योंकि ये धसाव से बनती है, ये क्रेटर झीलों की तरह गहरी और खड़ी नहीं होती, बल्कि ज्यादातर उथली होती हैं। अच्छा।
इसका एक अच्छा उदाहरण आइसलैंड में माइवेटन झील है। आइसलैंड तो वैसे भी ज्वालामुखीय गतिविधि का केंद्र है, तो वहां ऐसे अनोखे भू आकृतियां आम हैं। तो संक्षेप में ज्वालामुखी 3 तरह से झीलें बनाता है। पहला, जब ज्वालामुखी का शीर्ष उड़ जाता है, यानी क्रेटर या कैल्डेरा। सही। दूसरा, जब लावा नदी का रास्ता रोक देता है, मतलब लावा ब्लॉक्ड। और तीसरा, जब लावा की खोखली जमीनी नीचे धंस जाती है, सबसिडेंस से। और व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि एक ही भूवैज्ञानिक शक्ति यानी ज्वालामुखी कितने अलग-अलग तरीकों से लैंडस्केप को आकार दे सकती है। सही बात है। हर प्रकार की झील के बनने की अपनी एक अलग कहानी है जो उस जगह के भूवैज्ञानिक इतिहास को बयां करती है। ये तो ज्वालामुखीय झीलों की बात हुई, बहुत ही दिलचस्प। चलिए अब आगे बढ़ते। ठीक है, तो अब हम डिपोजिशन पर आते हैं, मतलब किसी चीज के जमा होने से बनने वाली झीलों पर। बिल्कुल। अब तक हमने डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस की बात की, जैसे जमीन का फटना या धंसना। डिपोजिशन इसका एक तरह से बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है। हाँ, और यही बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगती है। हम हमेशा पढ़ते हैं कि नदियां इरोजन करती हैं, मतलब कटाव करती हैं, तो फिर वही नदी अपने ही लाए मलबे से एक झील कैसे बना देती है? बहुत अच्छा सवाल है। वो क्या ना, ये नदी की बदलती हुई पर्सनालिटी को दिखाता है। जब नदी पहाड़ों में होती है तो उसमें बहुत ऊर्जा होती है, गति होती है। तो वो सिर्फ काट-छांट करती है। हाँ, लेकिन जब वो मैदानों में पहुंचती है तो उसकी रफ्तार आप कह सकते हैं कि धीमी हो जाती है, तो थोड़ी मैच्योर हो जाती है, थोड़ी आलसी हो जाती है शायद। बिल्कुल। अब वो सीधी रेखा में नहीं बहती, बल्कि आराम से सांप की तरह घूम घूम कर, यानी मियांडर करते हुए बहती है। अच्छा, तो ये घुमावदार रास्ते उसकी शांत स्वभाव की निशानी है। तो इस शांत नदी में अचानक से बहुत ज्यादा पानी और ताकत आ जाती है। तब नदी को लगता है कि इन घुमावदार रास्तों पर बहने में बहुत मेहनत लग रही है, तो वो एक शॉर्टकट ले लेती है। अरे ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे हम शहर में ट्रैफिक से बचने के लिए किसी गली से निकल जाते हैं। एग्जैक्टली। नदी भी वही करती है, वो 2 मोड़ों के बीच की जमीन को काटकर सीधा बहने लगती है। अच्छा। इस प्रोसेस में नदी का जो पुराना घुमावदार रास्ता था, जिसे मिएंडरिंग लूप कहते हैं, वो मुख्य धारा से कट जाता है और मेन घुमावदार सड़क पीछे छूट जाती है। बिल्कुल। नदी तो नए रास्ते पर आगे बढ़ गई, लेकिन उस पुराने कटे हुए हिस्से में पानी भरा रह जाता है और बस वही बन जाती है एक झील। वाह, और इसके नाम का क्या मतलब है? ऑक्सबो। हाँ, क्योंकि इसका आकार बैल के गले में पहनाए जाने वाले जुए यानी योक या फिर घोड़े की नाल जैसा दिखता है, इसीलिए इसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। फैसिनेटिंग। इसके कुछ मशहूर उदाहरण हैं दुनिया में? हाँ, अमेरिका में लोअर मिसिसिपी और रियो ग्रांडे के जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ ये ऑक्सबो लेक्स बहुत आम है। आपको सैकड़ों ऐसी झीलें मिल जाएंगी वहाँ। नदियों का तो समझ में आता है, लेकिन समुद्र कैसे झीलें बनाता है? उसका काम तो मतलब पानी को अपने अंदर लेना है, वो अपने ही किनारे पर एक अलग झील कैसे बना सकता है? हाँ, ये भी थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है ना? पर यहाँ समुद्र की लहरें और हवाएं, आप समझ लीजिए कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह काम करती हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी? हाँ, लहरें सिर्फ पानी नहीं लाती, अपने साथ वो भारी मात्रा में मिट्टी, रेत और कंकड़ भी किनारे की तरफ लगातार धकेलती रहती हैं। ये 24 घंटे चलने वाला काम है। अच्छा, जो बीच पर हम रेत देखते हैं वो सब? वही सब। अब ये प्रोसेस जब हजारों सालों तक चलता रहता है, तो धीरे धीरे तट के किनारे ये रेत और कंकड़ जमा होते होते एक दीवार या एक लंबी पट्टी का रूप ले लेते हैं। इसे स्पिट या बार कहते हैं। ये पट्टी जमीन के एक सिरे से जुड़ी होती है और समुद्र में आगे की तरफ बढ़ती जाती है। तो ये एक तरह का नेचुरल बैरियर बन जाता है। बिल्कुल सही शब्द। अब कल्पना कीजिए कि ये पट्टी बढ़ते बढ़ते एक खाड़ी यानी बे के मुंह को लगभग बंद कर दे। अच्छा। इससे समुद्र के पानी का एक बड़ा हिस्सा उस पट्टी के पीछे एक तरह से कैद हो जाता है और बस यही बन गई एक उथली झील, जिसे हम लेगून कहते हैं। वाह, तो क्या ये पानी पूरी तरह से कट जाता है समुद्र से? नहीं, अक्सर एक छोटा सा कनेक्शन बना रहता है। हाई टाइड में समुद्र का पानी इसके ऊपर से या उस छोटे से रास्ते से लगून में आ जाता है। और लो टाइड में? लो टाइड में यानी जब ज्वार उतरता है, तब लेगून का पानी वापस समुद्र में बह भी सकता है। इसीलिए इनका पानी अक्सर खारा या ब्रैकिश होता है। मतलब एक डायनामिक सिस्टम है ये। ये कहाँ पाए जाते हैं ज्यादातर? पोलैंड में इन्हें हॉफ्स कहा जाता है। हाफ्स? हाँ, हॉफ्स। और दक्षिण पश्चिम फ्रांस के लैंड्स इलाके में ये लेगून्स अक्सर दलदली यानी मार्शी होते हैं, क्योंकि उनमें पानी का बहाव बहुत कम होता है। ये तो मैदानी और तटीय इलाकों की बात हुई। पहाड़ों में तो अक्सर लैंडस्लाइड की खबरें आती हैं, खासकर मानसून में। क्या इस तबाही से भी कुछ निर्माण हो सकता है, जैसे कि झीलें? हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत ही ड्रामेटिक और
अक्सर खतरनाक तरीके से बनती हैं। खतरनाक? हाँ, इन झीलों को बैरियर लेक्स कहते हैं क्योंकि ये एक बैरियर या रुकावट से बनती हैं। सोचिए, एक पहाड़ी घाटी है जिसमें से एक नदी तेजी से बह रही है। ठीक है। अब अचानक भारी बारिश या भूकंप की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें मिट्टी, चट्टानें सब कुछ होता है, टूटकर नीचे गिरता है। और वो नदी का रास्ता बंद कर देता है। पूरी तरह से बंद। ये मलबा एक बांध की तरह काम करने लगता है, एक नेचुरल डैम। अच्छा। अब नदी का पानी तो बहना बंद नहीं करेगा, वो इस प्राकृतिक बांध के पीछे जमा होना शुरू हो जाएगा और कुछ ही दिनों या हफ्तों में वहां एक अच्छी खासी झील बन जाएगी। लेकिन ये तो बहुत अनस्टेबल लगता है, मतलब ये कोई इंजीनियर्ड डैम तो है नहीं। और यही सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक बात है। ऐसी झीलें ज्यादातर अस्थायी, मतलब शॉर्ट लिव्ड होती हैं। ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह हो सकती हैं। जैसे जैसे झील में पानी बढ़ता है, उसका दबाव इस मलबे के बांध पर बढ़ता जाता है और फिर एक दिन ये प्राकृतिक बांध उस दबाव को झेल नहीं पाता और अचानक टूट जाता है। हाँ, और फिर एक भयंकर बाढ़ आती है। फ्लैश फ्लड। झील में जमा हुआ लाखों लीटर पानी एक साथ तेजी से नीचे की घाटी की ओर बहता है और सब कुछ तबाह कर देता है। ये तो बहुत डरावना है। बिल्कुल। इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे यॉर्कशायर में लेक गॉरमायर जो भूस्खलन से बनी है, और स्नोडन पर फिनिन फ्रेच नाम की एक झील है जो चट्टानी मलबे से बनी है। ये तो हुई सारी प्राकृतिक प्रक्रियाएं, पर अब ऐसा लगता है कि इंसान और जानवर भी इस लैंडस्केप डिजाइनिंग के खेल में उतर आए हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि कई मामलों में हम प्रकृति की ही नकल कर रहे हैं। भूस्खलन से नेचुरल डैम बनता है और हम उसी आइडिया को लेकर परमानेंट डैम बना रहे हैं। हाँ, जैसे हमारे देश में भाखड़ा नांगल या टेहरी डैम। एकदम सही। इंसानों द्वारा बनाई गई कृत्रिम झीलों का सबसे आम तरीका यही है। बांध के पीछे नदी का पानी रुक जाता है और एक बहुत बड़े जलाशय या रेजर्वॉयर के रूप में जमा हो जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण? दुनिया के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक है अमेरिका में कोलोराडो नदी पर बने हूवर डैम के पीछे बनी लेक मीड। ये तो हुई बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की बात, पर जानवरों का जिक्र भी है। ये थोड़ा हैरान करने वाला है ना? पर बीवर नाम का एक जानवर ऐसा करने में माहिर है। बीवर? हाँ, आप उन्हें प्रकृति का सिविल इंजीनियर कह सकते हैं। वाह! ये सिर्फ लकड़ी काटते नहीं, बल्कि उस लकड़ी से इंजीनियरिंग का कमाल दिखाते हैं। बीवर समुदायों में रहते हैं और पेड़ों के तने, टहनियां और मिट्टी का इस्तेमाल करके नदियों पर छोटे छोटे लेकिन मजबूत बांध बना देते हैं। अरे वाह! मतलब ये जानवर अपने रहने के लिए पूरा लैंडस्केप ही बदल देते हैं। बहुत हद तक। इन बांधों के पीछे पानी जमा हो जाता है और छोटी छोटी झीलें और तालाब बन जाते हैं। ये एक पूरा वेटलैंड इकोसिस्टम बना देते हैं, जिससे अनगिनत दूसरे जीवों को फायदा होता है। और ये परमानेंट होते हैं? हाँ, ये बीवर डैम काफी स्थायी होते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है उत्तरी अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क। वहां बीवर लेक नाम की एक झील है जो इन्हीं छोटे इंजीनियरों ने बनाई है। कमाल है, प्रकृति के अपने सिविल इंजीनियर। इंसानी गतिविधियों से बनने वाली झीलों के कुछ और भी प्रकार हैं। हाँ, जो शायद उतने भव्य न हो, पर हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। बिल्कुल। जैसे कि सजावटी झीलें, जिन्हें ऑर्नामेंटल लेक्स कहते हैं। ये खूबसूरती बढ़ाने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे बड़े बड़े पार्कों या गार्डन्स में होती हैं। हाँ, जैसे कुआलालंपुर के लेक गार्डन्स या ताइपिंग लेक्स। इनका मकसद पूरी तरह से एस्थेटिक होता है। बिल्कुल, जैसे दिल्ली में लोधी गार्डन का तालाब। फिर आती हैं वो झीलें जो खनन, मतलब माइनिंग एक्टिविटीज से बनती हैं। हाँ, ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का एक बाई प्रोडक्ट है। जब खनिजों के लिए जमीन में बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं, तो काम पूरा होने के बाद उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और उनमें बारिश का पानी भर जाता है। सही। और वो एक झील का रूप ले लेते हैं। पर इनका पानी अक्सर प्रदूषित हो सकता है केमिकल्स की वजह से। अच्छा। पश्चिमी मलेशिया में टिन की खदानों से बनी ऐसी कई झीलें हैं। और आखिर में मछली पालन के लिए बनाई गई झीलें, फिशिंग लेक्स। हाँ, ये तो हमारे यहाँ भी बहुत आम है। लगभग हर गांव कस्बे में मिल जाएंगी। बिल्कुल। अंतर्देशीय मछली पालन की बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए खासतौर पर इन्हें खोदा जाता है। इनका मकसद पूरी तरह से कमर्शियल और फंक्शनल होता है। तो डेपोजिशन से लेकर इंसानी और जानवरों की गतिविधियों तक झीलें बनने के कितने अलग अलग और फैसिनेटिंग तरीके हैं। हर झील के पीछे एक कहानी है, एक प्रोसेस है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि हमारा भूदृश्य, हमारा लैंडस्केप कितना डायनामिक है। ये लगातार बदल रहा है।
ये सोचने वाली बात है कि आज हम जिस जमीन पर खड़े हैं, हो सकता है हजारों साल पहले वो किसी नदी का रास्ता हो या भविष्य में एक झील बन जाए। सही कहा। प्रकृति और इंसान दोनों ही लगातार इस कैनवास पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। चले आगे बढ़। ठीक है, अब हम झीलों और इंसान के बारे में बात करेंगे। जब हम झीलों यानी लेक्स के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर खूबसूरत लैंडस्केप या फिर अ गुड पिकनिक स्पॉट आता है। लेकिन ये झीलें हमारी जिंदगी में, हमारी इकोनॉमी में और हमारी सोसाइटी में इससे कहीं ज्यादा गहरा रोल प्ले करती हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ पानी के खूबसूरत गड्ढे नहीं है। हमारे पास जो सोर्सेज है वो उन्हें हमारी सभ्यता के हिडन इंजन्स की तरह दिखाते हैं। मतलब ये बताते हैं कि कैसे ये झीलें कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पानी की सप्लाई और यहाँ तक कि बिजली पैदा करने में भी एक बैकबोन की तरह काम करती हैं। आज हम इसी गहरे कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट से शुरू करते हैं। आज की दुनिया में हम हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और रेलवेज के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक ज़माने में और आज भी कई जगहों पर सबसे सस्ता और सबसे एफिशिएंट रास्ता पानी का ही है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे मॉन्यूमेंटल उदाहरण नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक्स है। ये कोई छोटी मोटी झीलें नहीं है, ये 5 विशाल झीलें मिलकर एक ऐसा वाटरवे सिस्टम बनाती हैं जो कॉन्टिनेंट के 1700 मील अंदर तक जाता है। 1700 मील? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि ये पानी का एक नेशनल हाईवे सिस्टम है जो देश के इंडस्ट्रियल हार्टलैंड को दुनिया से जोड़ता है। ये कॉमर्स की मुख्य आर्टरीज यानी धमनियों की तरह है। और ये बात मुझे बहुत फैसिनेट करती है, क्योंकि हम अक्सर भारी सामान के ट्रांसपोर्ट के बारे में नहीं सोचते। सोचिए कोयला, लोहा, बड़ी बड़ी मशीनरी, लाखों टन अनाज या इमारतों के लिए लकड़ी, इन्हें ट्रकों या ट्रेनों से ले जाने में कितना खर्च आएगा। फ्यूल, मेंटेनेंस, लेबर, पोल्यूशन, लिस्ट बहुत लंबी है। एग्जैक्टली और झीलों के जरिए ये काम बहुत सस्ते में हो जाता है। एक बड़े जहाज में आप हजारों ट्रकों का सामान एक साथ भर सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है जो इन झीलों के असल स्केल को दिखाता है। अच्छा। लेक ह्यूरॉन और लेक सुपीरियर के बीच एक नहर है, सू सेंट मैरी कैनाल। उसे सू कैनाल भी कहते हैं। हाँ, मैंने इसका नाम सुना है। तो ये जो सू कैनाल है, इस एक नहर से सालाना जितना टनेज मतलब जितना वजन का सामान गुजरता है वो दुनिया की 2 सबसे मशहूर नहरों सुएज और पैनामा। हाँ, सुएज कैनाल और पैनामा कैनाल के कंबाइंड टनेज से भी ज्यादा है। एक मिनट, आप कह रही हैं कि सुएज और पैनामा, जिनके नाम हम स्कूल से सुनते आ रहे हैं, जो ग्लोबल शिपिंग के पोस्टर बॉयज हैं, वो दोनों मिलकर भी इस एक नहर का मुकाबला नहीं कर सकते? ये तो अविश्वसनीय है। ये तो हमारे मेंटल मैप ऑफ ग्लोबल ट्रेड को ही पूरी तरह से बदल देता है। यही बात है। हम अक्सर समुद्र पार करने वाले बड़े जहाज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम इन इनलैंड वाटरवेज की इकोनॉमिक पावर को बुरी तरह अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये दिखाता है कि ये वाटरवे उस रीजन की इकोनॉमी के लिए कितना क्रिटिकल है। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट रूट नहीं, ये एक इकोनॉमिक लाइफलाइन है जिसके बिना वहाँ की इंडस्ट्रीज चल ही नहीं सकती। ओके, तो इसे थोड़ा और अनपैक करते हैं। अगर आपके पास इतना सस्ता और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है तो ये एक चुंबक की तरह काम करेगा। जाहिर है कि इंडस्ट्रीज वहीं बसना चाहेंगी जहां माल लाना और ले जाना सबसे आसान हो। पर क्या सिर्फ सस्ता ट्रांसपोर्ट ही काफी है दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स में से एक बनाने के लिए? और क्या फैक्टर्स प्ले में आते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ ट्रांसपोर्ट काफी नहीं है। किसी भी शहर या बस्ती के विकास में पानी का सोर्स हमेशा से एक डिसाइसिव फैक्टर रहा है। दुनिया की कोई भी पुरानी सभ्यता देख लीजिए, वो किसी न किसी नदी या पानी के स्रोत के किनारे ही बसी थी। झीलें इसमें एक और लेयर जोड़ देती हैं, खासकर तब जब वो किसी बड़ी नदी से जुड़ी हों जो समुद्र तक जाती हों। ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस वाटरवे सिस्टम के साथ यही होता है। आपको इनलैंड एक्सेस भी मिलता है और ग्लोबल एक्सेस भी। मतलब ये अ विन विन सिचुएशन है। तो इसी सिस्टम की वजह से अमेरिका के अंदरूनी हिस्सों में, जहाँ समुद्र मीलों दूर है, वहाँ गेहूं की खेती, व्हीट फार्म्स इतनी डेवलप हो पाई। बिल्कुल, किसान अपना गेहूं बुगाते, उसे जहाजों पर लादते और वो झीलों के रास्ते दुनिया भर में पहुंच जाता। लेकिन असली कहानी इंडस्ट्रीज की है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प टर्म इस्तेमाल हुआ है, होम्स डिस्ट्रिक्ट। होम्स? हाँ, ये कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, ये एक एक्रोनिम है जो उन 5 ग्रेट लेक्स के नाम पर बना है। ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन,
एरी और सुपीरियर। होम्स, ये याद रखने में आसान है। इस इलाके की खासियत ये थी कि यहाँ रॉ मटेरियल्स, मिनरल्स और फ्यूल को बहुत ही इकोनॉमिकली हैंडल और असेंबल किया जाता था। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए, मिनेसोटा से आयरन ओर जहाज पर लदा, वो लेक सुपीरियर के रास्ते आया। पेंसिल्वेनिया से कोयला आया, वो लेक ईरी के रास्ते आया। और ये सब झीलों के किनारे बसे शहरों जैसे क्लीवलैंड, डिट्रॉइट या शिकागो की फैक्ट्रियों में मिले और वहाँ स्टील बन गया। इस पूरे प्रोसेस में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मिनिमम थी। इसी एफिशिएंसी की वजह से ये दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स में से एक बन गया। तो ये पूरा एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम था जो इन झीलों के इर्द गिर्द बना था। हर चीज पानी के रास्ते आ जा रही थी, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रही थी और मैन्युफैक्चरिंग को एक मैसिव बूस्ट मिल रहा था। और ये पैटर्न सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं है, चीन का भी उदाहरण दिया गया है। सेंट्रल यांगस्टे बेसिन में पोयांग और टंगटिंग जैसी बड़ी झीलों ने वुहान शहर के कमर्शियल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ठीक यही भूमिका निभाई है। वुहान जो आज एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। बिल्कुल, उसकी नींव में भी यही ज्योग्राफी है, झीलों और नदियों का एक मजबूत नेटवर्क जो रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स को आसानी से मूव करने देता है। तो पैटर्न साफ है, जहां बड़ी नेविगेबल झीलें हैं वहां कॉमर्स और इंडस्ट्री नेचुरली खिंचे चले आते हैं। तो ये झीलें इंडस्ट्रीज को खींच लाती हैं, जिससे बड़े बड़े शहर बस जाते हैं। लेकिन इन इंडस्ट्रीज और शहरों की एक और जरूरत होती है, एक ऐसी जरूरत जिसके बिना कुछ नहीं चल सकता, पानी। और आयरॉनिकली झीलें इसका सोल्यूशन भी खुद ही हैं। बिल्कुल सही। हम अक्सर नल खोलते हैं और मान लेते हैं कि पानी आ जाएगा, पर वो पानी कहीं से तो आ रहा है और अक्सर उसका सोर्स कोई झील या रेजर्वोयर ही होता है। चाहे वो प्राकृतिक झीलें हों या इंसान के बनाए हुए आर्टिफिशियल रेजर्वोयर्स, वो आसपास के शहरों और इंडस्ट्रियल सिटीज के लिए डोमेस्टिक वाटर सप्लाई का एक वाइटल सोर्स है। ये हमारी वाटर सिक्योरिटी की पहली दीवार है। सोर्सेज में ब्रिटेन के कुछ क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं जो दिखाते हैं कि ये सिस्टम कितना पुराना और एस्टैब्लिश्ड है। जैसे लेक थेलमेर से मैनचेस्टर शहर को पानी मिलता है, लॉक कैट्रीन से ग्लासगो को, और वेल्स की लेक वर्नोवी से लिवरपूल को। हाँ, ये सोचना ही अपने आप में कमाल है कि एक एक झील पूरे पूरे शहर की प्यास बुझा रही है, वहां के लाखों लोगों को और वहां की फैक्ट्रियों को चला रही हैं। ये कितना बड़ा इंजीनियरिंग फीट होगा, एक झील से 100 मील दूर एक शहर तक पानी पहुंचाना। और इसे भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये और भी रिलेटेबल लगता है। दिल्ली को ओखला रिजर्वायर से पानी मिलता है और मुंबई को वितारना, विहार और तुलसी झीलों से। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो पानी इस्तेमाल करते हैं, नहाने से लेकर पीने तक, उसके पीछे अक्सर ऐसी ही कोई झील या रिजर्वायर होता है। तो अगली बार जब मुंबई या दिल्ली में कोई नल खोले तो वो असल में इन झीलों से फिजिकली जुड़ा हुआ है। तो झीलें सामान ढोती हैं, इंडस्ट्रीज को जन्म देती हैं, शहरों को पानी पिलाती हैं, लेकिन इनकी ताकत यहीं खत्म नहीं होती। शायद इनका सबसे सरप्राइजिंग और डायनामिक रोल हमारे घरों को रोशन करने में है। हम बात कर रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की। हाँ, खासकर पहाड़ी इलाकों में जहाँ नदियों में नेचुरल ढलान होती है, झीलों या रिजर्वॉयर्स का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाता है। झीलें पानी का एक अच्छा हेड ऑफ वाटर मुहैया कराती हैं। ये एक टेक्निकल टर्म है जिसका सीधा सा मतलब है ऊंचाई से पानी गिराने की ताकत। राइट। जितना ज्यादा पानी और जितनी ज्यादा ऊंचाई से वो गिरेगा, उतनी ही तेजी से पावर जनरेशन के लिए टर्बाइंस घूमेंगी और उतनी ही ज्यादा बिजली पैदा होगी। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात बताई गई है कि इस काम के लिए नेचुरल लेक्स को आर्टिफिशियल रिजर्वायर से बेहतर माना जाता है। अब पहली नजर में ये थोड़ा अजीब लगता है। आर्टिफिशियल रिजर्वायर तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से कंट्रोल करके बना सकते हैं, तो प्राकृतिक झीलें बेहतर क्यों हैं? इसकी वजह है पानी के फ्लो की कंसिस्टेंसी। एक प्राकृतिक झील एक बहुत बड़े बफर या स्पंज की तरह काम करती है। जब बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा पानी आता है तो वो उसे सोख लेती है, और सूखे के मौसम में जब पानी कम होता है तो वो धीरे धीरे उसे छोड़ती रहती है। इसका नतीजा ये होता है कि उस झील से निकलने वाली नदी में पानी का बहाव पूरे साल लगभग एक जैसा स्टेबल रहता है। उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता। और इसका एक शानदार उदाहरण दिया गया है नायग्रा नदी का। नायग्रा फॉल्स दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन वो सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। वो नदी लेक ईरी से लेक ओंटारियो तक बहती है। क्योंकि ये दो विशाल झीलों से जुड़ी हैं, इसमें पानी की सप्लाई बहुत रेगुलर है। साल के 365 दिन पानी लगभग एक ही रफ्तार से बहता है। इसी वजह से वहां बने पावर स्टेशंस को लगातार बिना रुके पानी मिलता रहता है और वो रिलायबल तरीके से बिजली बनाते रहते हैं। और अब इसका उल्टा उदाहरण देखिए।
कैरोलिनाज में कैटोआबा नदी है जो किसी बड़ी झील से नहीं निकलती, वो सीधे बारिश पर निर्भर करती है। तो ड्राई सीजन में यानी सूखे के मौसम में इस नदी में पानी का लेवल बहुत नीचे चला जाता है। हालत इतनी खराब हो जाती थी कि पानी की कमी की वजह से वहां की कॉटन मिल्स को बंद तक करना पड़ जाता था, क्योंकि पावर सप्लाई ही ठप हो जाती थी। सोचिए जरा, एक पूरी इंडस्ट्री, हजारों लोगों की नौकरियां, प्रोडक्शन, सब कुछ सिर्फ इस बात पर टिका है कि नदी में पानी कितना है। ये दिखाता है कि एक नेचुरल लेक का वो बफर सिस्टम कितना वैल्यूएबल हो सकता है। लेकिन ये तो एक डबल एज सॉर्ड हुआ ना। अगर आप पूरी तरह से नेचुरल फ्लो पर डिपेंड करते हैं तो क्या आप क्लाइमेट की मर्सी पर नहीं है? क्या आर्टिफिशियल रेजर्वॉयर्स हमें ज्यादा कंट्रोल नहीं देते, भले ही फ्लो उतना कंसिस्टेंट ना हो? आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। ये एक ट्रेड ऑफ है। आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर्स आपको कंट्रोल देते हैं, लेकिन वो भी सीजनल वेरिएशन से पूरी तरह इम्यून नहीं है। हमारे सोर्सेज में लिखा है कि मिस्र में नाइल नदी पर बने एस्वान डैम और इंडस नदी पर बने लॉयड बराज सुक्कुर को भी इसी तरह की डिफेक्ट्स या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये दुनिया के सबसे बड़े और फेमस प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ये भी सीजनल फ्लो की प्रॉब्लम से जूझते हैं। बारिश कम हुई तो रिजर्वॉयर में पानी कम होगा। तो परफेक्ट सोल्यूशन जैसा कुछ नहीं है, नहीं। लेकिन जहां ये सिस्टम ठीक से काम करता है, जहां एक रेगुलेटेड वाटर सप्लाई है, वहां इसके फायदे जबरदस्त हैं। जैसे मलेशिया के कैमरन हाइलैंड्स में अबू बकर डैम का जिक्र है, जो सेंट्रल वेस्ट मलेशिया को बहुत ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, क्योंकि वहाँ पानी के फ्लो को रेजर्वॉयर्स के जरिए बहुत केयरफुली मैनेज किया गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो झीलों का हमारी दुनिया में जो किरदार है वो उनकी खूबसूरती से कहीं ज्यादा गहरा और कॉम्प्लेक्स है। वो ट्रांसपोर्ट आर्टरीज हैं, इंडस्ट्रियल हब्स की नींव हैं, हमारे शहरों के लिए पानी के टैंक हैं और हमारे घरों के लिए पावर सोर्स हैं। बिल्कुल, ये पूरा एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जहां ज्योग्राफी, इकोनॉमी और ह्यूमन लाइफ एक दूसरे से गुंधे हुए हैं। एक झील सिर्फ पानी का एक हिस्सा नहीं है, वो एक पूरे इकोसिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम का दिल है। उसे समझने के बाद आप किसी भी बड़ी झील को पहले की तरह नहीं देख सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम कृषि उद्देश्यों पर, मतलब एग्रीकल्चरल पर्पसेस पर चर्चा करेंगे। और ये हिस्सा मुझे हमेशा बड़ा दिलचस्प लगता है। हम हमेशा सोचते हैं कि झीलें मतलब पानी और पानी मतलब खेती, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अच्छा, क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक सूखी हुई, लगभग मर चुकी झील खेती के लिए सोने की खान बन सकती है? ये सुनने में कितना उल्टा लगता है। ये सुनने में उल्टा जरूर लगता है, लेकिन ये भूगोल की सबसे खूबसूरत बातों में से एक है। जब झीलें, खासकर वो जो ज्यादा गहरी नहीं होती, धीरे धीरे सूखती हैं, तो वो अपने पीछे खजाना छोड़ जाती हैं। खजाना? उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम फर्टाइल एलुवियम कहते हैं। अच्छा। सोचिए, हजारों सालों से उस झील में जो भी मिनरल्स, पत्ते और ऑर्गेनिक मैटर जमा हो रहा था, वो सब एक कॉन्सेंट्रेटेड पोषक तत्वों से भरपूर परत के रूप में जमीन पर बिछ जाता है। वाह, ये प्रकृति का तैयार किया हुआ एकदम नेचुरल फर्टिलाइजर है। बिल्कुल। ये तो वैसा ही हुआ जैसे गंगा के मैदानों में हर साल बाढ़ के बाद एक नई उपजाऊ मिट्टी की परत बिछ जाती है। एग्जैक्टली। जीसी लियोंग की किताब में भी यॉर्कशायर की फर्टाइल वेल ऑफ पिकरिंग का जिक्र है। हाँ है। और कनाडा की रेड रिवर वैली तो और भी शानदार उदाहरण है। वो पूरी की पूरी घाटी एक बहुत पुरानी विशाल झील लेक अगासिस की जगह पे बनी है। सही पकड़ा। आज वहाँ दुनिया का बेहतरीन गेहूं उगता है, और ये सब एक मरी हुई झील का कमाल है। लेकिन आज के जमाने में तो हम प्रकृति के हजारों साल का इंतजार नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमने इस प्रक्रिया को अपने हिसाब से इंजीनियर कर लिया है। और यहीं पर आते हमारे आधुनिक बहुउद्देश्य बांध, यानी मल्टीपर्पज डैम्स। इनका नाम ही सब कुछ बता देता है। हाँ, ये सिर्फ बिजली पैदा करने के लिए नहीं है। इनका असली मकसद है पानी को नियंत्रित करके सिंचाई यानी इरिगेशन के लिए सप्लाई करना। और भारत में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महानदी पर बना हीराकुंड बांध। बिल्कुल। ये सिर्फ एक बांध नहीं था, ये आजादी के बाद भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक था। बिल्कुल, एक नए राष्ट्र के निर्माण का प्रोजेक्ट। लेकिन जमीनी स्तर पर इसका क्या असर हुआ? जमीनी स्तर पर इसने एक सोशल रेवोल्यूशन ला दिया। सोचिए, हीराकुंड बांध ने सिर्फ फसलों को पानी नहीं दिया, इसने एक पूरे समाज की आर्थिक किस्मत बदल दी। अच्छा। उस इलाके के किसान, जिनकी जिंदगी पूरी तरह से मॉनसून के जुए पर टिकी थी कि अच्छी बारिश हुई तो फसल होगी, नहीं तो कर्जा। हाँ। वे अब साहूकारों के चंगुल से आजाद हो गए। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा।
जब पानी की गारंटी होती है तो आप सिर्फ चावल गेहूं नहीं बल्कि ज्यादा मुनाफे वाली फसलें यानी कैश क्रॉप्स उगाने का जोखिम ले सकते हैं। सही बात है। किसानों के पास पैसा आया तो वे अपने बच्चों को पढ़ाने के सपने देख सकते थे। तो ये सिर्फ एक स्ट्रक्चरल चेंज नहीं था, ये पीढ़ियों को बदलने वाला एक कदम था। वाह, मतलब पानी के फ्लो को कंट्रोल करने से समाज का इकोनॉमिक फ्लो ही बदल गया। और फ्लो कंट्रोल की बात चली है तो झीलों का एक और सुपर पावर है ना? कौन सा? ये नदियों के लिए एक तरह के शॉक अब्जॉर्बर का काम करती हैं। बिल्कुल, ये उनका सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है। इसके पीछे का साइंस क्या है? इसका विज्ञान बहुत सरल और एलिगेंट है। जब मॉनसून में या ग्लेशियर पिघलने से नदी में अचानक बहुत ज्यादा पानी आ जाता है तो झील एक बड़े से टब की तरह उस अतिरिक्त पानी को अपने अंदर भर लेती है। ओके। इससे नदी के निचले इलाकों में विनाशकारी बाढ़ का खतरा बहुत कम हो जाता है। और फिर सूखे के मौसम में जब नदी मरने लगती है तब यही झील धीरे धीरे एक स्टेडी फ्लो में पानी छोड़ती रहती है, जिससे नदी जिंदा रहती है। मुझे तुरंत बिहार की कोसी नदी याद आ ली है, जिसे बिहार का शोक कहते इसीलिए है क्योंकि वो हर साल अपना रास्ता बदलती है और भयानक बाढ़ लाती है। शायद अगर कोसी के ऊपरी रास्ते में कुछ बड़ी प्राकृतिक झीलें होती, जैसे चीन में यांगत्सी नदी के पास पोयांग और तुंगटिंग झीलें हैं, तो बिहार की तस्वीर कुछ और होती। बिल्कुल सही पॉइंट है। उन झीलों की वजह से ही यांगत्सी का बहाव नियंत्रित रहता है। अच्छा। और एक और फायदा है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। वो क्या? नदी अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट यानी तलछट लेकर आती है। हाँ। झील इस सिल्ट को अपने तल पर जमा कर लेती है, एक फिल्टर की तरह। नतीजा, झील के दूसरी तरफ से जो नदी निकलती है उसका पानी कहीं ज्यादा साफ होता है और उसके चैनल बंद होने का खतरा कम हो जाता होगा। एग्जैक्टली। लेकिन जहाँ ऐसी प्राकृतिक झीलें नहीं हैं, वहाँ तो हम पूरी तरह से इंसान की बनाई इंजीनियरिंग पर निर्भर है। हाँ। जैसे अमेरिका में कोलोराडो नदी पर बना हूवर बांध या हमारे यहाँ सतलुज पर भाखड़ा नांगल। हाँ, और ये इंजीनियरिंग मार्वल्स प्रकृति के काम को ही एक विशाल पैमाने पर दोहराते हैं। भाखड़ा नांगल ने सिर्फ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को पानी देकर हरित क्रांति की नींव नहीं रखी, बल्कि इसने सतलुज की विनाशकारी बाढ़ को भी हमेशा के लिए रोक दिया। लेकिन क्या ये हमेशा फायदेमंद होता है? मैंने पढ़ा है कि बांध बनाने से नदी का जो नेचुरल सेडिमेंट फ्लो होता है वो रुक जाता है। हाँ, ये एक समस्या है। और वो सिल्ट जो डेल्टा तक पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाता, जिससे आगे चलकर डेल्टा सिकुड़ने लगता है और जमीन धंसने लगती है। तो क्या ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है हाँ, ये एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है। विकास की एक कीमत होती है। जब हम नदी के एक हिस्से को नियंत्रित करते हैं तो उसके इकोसिस्टम के दूसरे हिस्से पर असर पड़ता है। जैसे सुंदरबन। बिल्कुल। सुंदरबन जैसे डेल्टा को जिंदा रहने के लिए ताजे सिल्ट की लगातार जरूरत होती है। जब बांध उसे रोक लेते हैं तो डेल्टा कमजोर पड़ जाता है और समुद्र का खारा पानी अंदर आने लगता है। तो इसका कोई समाधान है? इसीलिए आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग में इस बात पर बहस चल रही है कि हम ऐसे बांध कैसे बनाएं जो बाढ़ भी रोकें और इकोसिस्टम का संतुलन भी बनाए रखें। तो झीलें नदियों के बहाव को काबू में रखती हैं, जो एक तरह का मैक्रो लेवल वाटर मैनेजमेंट है। सही। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये जमीनी स्तर पर मौसम को यानी हवा को भी कंट्रोल कर सकती हैं। हाँ। मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है। एक झील जो जमीन के मुकाबले इतनी छोटी होती है, वो पूरे इलाके का मौसम कैसे बदल सकती है? ये तो ऐसा हुआ जैसे एक बाल्टी पानी कमरे का तापमान बदल दे। हाँ, ये एनोलॉजी बहुत अच्छी है। इसका राज छिपा है पानी के खास गुण में, जिसे कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट। अच्छा। आसान भाषा में जमीन की तुलना में पानी बहुत धीरे धीरे गर्म होता है और बहुत धीरे धीरे ही ठंडा होता है। अब सोचिए, गर्मियों में जब दोपहर को जमीन तप रही होती है तो झील का पानी अभी भी ठंडा होता है। हाँ। वो आसपास की हवा से गर्मी सोख लेता है, जिससे हवा में ठंडक बनी रहती है, एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह। और सर्दियों में इसका उल्टा होता होगा, जमीन बर्फीली हो जाती है लेकिन झील का पानी, जिसने पूरी गर्मियों की गर्मी अपने अंदर जमा कर रखी है, हाँ, वो अब धीरे धीरे उस गर्मी को छोड़ता है, एक नेचुरल हीटर की तरह। क्या बात है। एग्जैक्टली। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स। इन विशाल झीलों के पूर्वी किनारों पर सर्दियों का मौसम पश्चिमी किनारों के मुकाबले काफी हल्का होता है। क्यों? क्योंकि जब बर्फीली हवा पश्चिम से झील के ऊपर से गुजरती है तो झील का गर्म पानी उसे नरम कर देता है। अच्छा। और इसी यूनिक माइक्रोक्लाइमेट की वजह से वो पूरा इलाका, जिसे लेक पेनिनसुला कहते हैं, अमेरिका के सबसे अच्छे अंगूर और फलों की खेती के लिए मशहूर है।
मतलब बिना इन झीलों के वहाँ ये सब उगाना नामुमकिन होता। नामुमकिन। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुंबई का मौसम दिल्ली के मुकाबले कम एक्सट्रीम होता है, बिल्कुल। क्योंकि समंदर तापमान को काबू में रखता है। बिल्कुल। तो ये झीलें एक मिनी समंदर की तरह काम करती हैं। और बात सिर्फ तापमान तक सीमित नहीं है। बड़ी झीलें जैसे लेक मिशिगन या कैस्पियन सागर अपने आसपास बारिश के पैटर्न को भी बदल सकती हैं। वो कैसे? जब ठंडी और सूखी हवा झील की गर्म सतह के ऊपर से गुजरती है तो वो बहुत सारी नमी यानी मॉइस्चर उठा लेती है। राइट। और जैसे ही ये नम हवा झील के दूसरी तरफ जमीन पर पहुंचती है, वो भारी बर्फबारी करती है। अच्छा। इसे लेक इफेक्ट स्नो कहते हैं। ये दिखाता है कि झीलें सिर्फ तापमान ही नहीं बल्कि प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स को भी नाटकीय ढंग से बदल सकती हैं। लेकिन ये सिर्फ बड़ी झीलों के साथ होता होगा। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि छोटी मोटी झीलों का ऐसा कोई असर नहीं होता। इसके लिए एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया चाहिए। हमने देखा कि झीलें जमीन, नदी और हवा को कैसे शेप करती हैं, लेकिन आप बात करते हैं उन चीजों की जो हम सीधे सीधे झीलों से निकालते हैं, मतलब? यानी भोजन और खनिज। हाँ, सबसे पहले तो भोजन। मीठे पानी की झीलें प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत रही हैं। कैस्पियन सागर की स्टर्जन मछली तो लेजेंडरी है, जिसके अंडों से दुनिया का सबसे महंगा कैवियार बनता है। ये अपने आप में एक पूरी इंडस्ट्री है। सही। या फिर उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स में सैल्मन और ट्राउट मछली पकड़ना एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन कंबोडिया की टोनले सैप झील का उदाहरण तो और भी गहरा है। वहाँ मछली पकड़ना सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, वो उस पूरे समाज की जीवन रेखा है। बिल्कुल। लाखों लोग सीधे तौर पर उस एक झील पर निर्भर हैं। जहां आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है, वहां प्रोटीन की मांग पूरी करने के लिए बड़े पैमाने पर कृत्रिम झीलों में इनलैंड फिश ब्रीडिंग की जाती है। ये फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत जरूरी कदम है। बहुत जरूरी। भोजन के अलावा झीलें खनिजों का एक छिपा हुआ खजाना भी हो सकती हैं, जी, खासकर नमक की झीलें। सही का। मृत सागर यानी डेड सी का पानी इतना खारा है कि आपको बस उसे वाष्पित करना है और आपको मिलेगा साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। बिल्कुल। अमेरिका के मुजावे रेगिस्तान की सूखी नमक झीलों से बोरैक्स निकाला जाता है, जो शीशे से लेकर डिटर्जेंट तक हर चीज में इस्तेमाल होता है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इंग्लैंड के चेशायर में जिप्सम और जर्मनी के स्ट्रेसफोर्ड में पोटाश के जो विशाल भंडार हैं, हाँ, वे असल में लाखों साल पहले सूख चुकी प्राचीन झीलों के अवशेष हैं। अच्छा। और इन भंडारों ने उन इलाकों में बड़ी बड़ी केमिकल इंडस्ट्रीज को जन्म दिया है, जो आज भी चल रही हैं। तो झीलें हमें खाना देती हैं, उद्योग देती हैं, हमारा मौसम कंट्रोल करती हैं, हमारी नदियों को जिंदा रखती हैं। लेकिन शायद आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में उनका सबसे बड़ा योगदान वो है जो हम सब महसूस करते हैं, सुकून। हाँ। एक खूबसूरत झील के किनारे छुट्टियां मनाना किसे पसंद नहीं। ये उनका सबसे सीधा और सबसे विजिबल योगदान है। दुनिया के कुछ सबसे मशहूर हॉलिडे और हेल्थ रिसॉर्ट्स झीलों के किनारे ही तो बसे हैं। जैसे स्विट्जरलैंड की लेक जिनेवा, इटली की लेक कोमो, इंग्लैंड का लेक डिस्ट्रिक्ट। ये नाम सुनते ही दिमाग में शांति और खूबसूरती की तस्वीरें आ जाती हैं। स्विट्जरलैंड का उदाहरण तो कमाल का है। वहाँ ग्लेशियरों द्वारा बनाई गई इन झीलों ने पर्यटन को एक राष्ट्रीय व्यवसाय, एक नेशनल ऑक्यूपेशन का दर्जा दे दिया है। सही बात है। ये सिर्फ सुंदर तस्वीरों की बात नहीं है, ये उस देश की पहचान, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और लाखों लोगों के रोजगार से जुड़ा है। पूरी की पूरी इकोनॉमी इन झीलों के चारों ओर घूमती है। और हमें दूर जाने की जरूरत भी नहीं है, भारत में ही सोचिए। नैनीताल, भीमताल, श्रीनगर की डल झील या लद्दाख की पेंगोंग झील। क्या आप इन जगहों की कल्पना बनाओ उनकी झीलों के कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं हाल ही में नैनीताल गया था और वहाँ नाव वाले से बात करते हुए समझ आया कि अगर ये झील ना हो तो वहाँ हजारों परिवारों की रोजी रोटी एक दिन में खत्म हो जाएगी। हाँ, ये तो है। होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें, गाइड, नाव वाले, ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये एक पूरी इकोसिस्टम है जो उस पानी के शांत टुकड़े पर जिंदा है। तो एक झील सिर्फ पानी का भंडार नहीं, बल्कि जीवन और आजीविका का स्रोत है। ये प्रकृति की एक खामोश ताकत है जो चुपचाप हमारी दुनिया को चलाती है। बिल्कुल, ये हमारे प्लैनेट की वो शांत हिस्से हैं जो सबसे ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको जीसी लियोंग की किताब सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर 9 लेक्स पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। लेकिन जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि झीलें और बांध विकास के लिए कितने जरूरी हैं, लेकिन आज के दौर में जब हम बड़े बांधों के पर्यावरणीय नुकसान को भी समझ रहे हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य का वाटर मैनेजमेंट कैसा होगा।
क्या हम प्रकृति के साथ काम करने के नए, ज्यादा टिकाऊ तरीके ढूंढ पाएंगे या विकास की ये कीमत चुकाते रहेंगे? यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।